हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह से तरंग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तरंग गति के बारे में जान लेते हैं। तरंग गति को इंग्लिश में वेव स्पीड कहते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको हम जो है आज डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रात्रि दृष्टि उपकरण जिसे नाइट विजन डिवाइस कहते हैं। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? तो रात्रि दृष्टि में जो तरंगें प्रयोग की जाती है उसे हम अवरक्त तरंगें कहते हैं। ध्यान देंगे, जो रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो अवरक्त तरंगें होती है, जिसे हम इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? विजिबल लाइट। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य यानी कि बीच में होता है। तो इस बात पर ध्यान देना है, जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आंतों से संबंधित जो बीमारी होता है उनके उपचार में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें का। ध्यान देंगे, जो आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो कीट होता है यानी कीड़ों जिसको बोलते हैं, तो कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग। यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करके हम लोग अपने घरों से क्या कर सकते हैं? तो कीटों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को जो है हम भगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। ठीक है, यहाँ दिया गया प्रकाश तरंगे। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग का कुछ उदाहरण दिया गया है और अनुदैर्घ्य तरंगों के कुछ उदाहरण दिया गया है। तो अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में आ जाएगा आपका प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और बीना। नेक्स्ट है, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंगे होती है, यानी कि स्थिर जल में, शांत जल जो होता है, स्थिर जल का मतलब हो गया आपका शांत जल में, और शांत जल में जो हम पत्थर फेंकते हैं जो उसमें जो उत्पन्न जो तरंगे होती है वो किसका उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में आपका आ जाएगा ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और अल्ट्रासाउंड तरंगे। इससे पहले हम लोग इसको उनके उदाहरण को समझने से पहले इनका हम परिभाषा जान लेते हैं, जो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। तो आपका फर्स्ट हो गया अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें क्या, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? तो इसमें जो है दोलन तरंग जो होता है, दोलन तरंग उसमें संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ध्यान देंगे, जो अनुप्रस्थ तरंगों में जो है वो दोलन तरंग संचरण की दिशा क्या होते हैं? तो लंबवत होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है? तो तरंग की गति जो होता है वो दोलन की दिशा में ही होती है। ध्यान देंगे, अनुदैर्घ्य तरंग में जो होता है उसमें जो है तरंग की गति जो होती है, तरंग की गति वो दोलन के दिशा में ही होती है, उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? उसमें तरंग जो है संचरण की दिशा के लंबवत होता है। इस प्रकार हम समझेंगे कि ये अनुप्रस्थ तरंग है और यह अनुदैर्घ्य तरंग है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ध्यान देंगे, प्रकाश तरंगे जो है वो किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है? तो उसका जो दोलन का तरंग जो होता है उसकी संचरण की जो दिशा क्या होती है? तो लंबवत होते हैं। तो समझ जाएंगे क्या है, वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश तरंगे किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। और भूकंप तरंगों भी जो किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। तो भूकंपीय तरंगों में जो होता है एस पी, एस आपका हो गया अनुप्रस्थ तरंग, और यहाँ पर देख लीजिए पी जो हो गया भूकंपीय तरंगों में वो आपका हो गया अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और बीना। सितार, गिटार और बीना में जो है किसका उदाहरण है? वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। स्थिर जल में यानी कि शांत जल में जो पत्थर फेंकते हैं और उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती है वो किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा आपको बता दी है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इस प्रकार भी समझ सकते हैं, तो जिसके दोलन जो होता है, जिसका दोलन तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वहीं पर आपका नेक्स्ट हो गया ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे किस तरंगों का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग जो होता है वह
आपका हो गया अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। और भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होता है वो किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होती है वो किसका उदाहरण है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। और अल्ट्रासाउंड तरंगे में किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो क्या देंगे? अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होती है, जो तरंग की गति जो होती है वो दोलन की दिशा में ही होती है। इसमें तरंग की गति जो होती है वो किसकी दिशा में होती है? तो दोलन के दिशा में ही होती है। उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट है आपका, जो एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। यानी कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, जो पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों व गामा किरणों के तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का आपका हो गया बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है? इनका तरंग दैर्ध्य बताना है। तो पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम यानी कि कम से अधिक। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है आपको गामा किरणें। गामा किरणें क्या हो गया? फर्स्ट में आपको हो गया, फिर हो जाएगा एक्स किरणें, फिर होगा पराबैंगनी विकिरणें, इसके बाद लास्ट में हो जाएगा सूक्ष्म किरणें। यानी ये किस रूप में है? तो ये आपका हो गया बढ़ते क्रम, यानी कि कम से अधिक। ध्यान देंगे, कम से अधिक की ओर जा रहा है। नेक्स्ट है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो अगर समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी जो है कभी, यानी कि आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या हो जाती है? तो बढ़ती जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव के कारण क्या हो जाती है? तो समीप आती हुई रेलगाड़ी के सीटी की आवृत्ति और तीक्ष्णता जो होती है वह क्या नजर आती है? तो बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम लोग पता कर पाते हैं, जो समीप आती हुई रेलगाड़ी के सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर के प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट आपका हो गया, तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, जो प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग, प्रमुख विद्युतीय चुम्बकीय तरंगों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है प्रमुख विद्युतीय चुम्बकीय तरंगों में गामा किरणें। तो गामा किरणें का खोजकर्ता कौन था, यानी कि आविष्कारक कौन थे? तो गामा किरणें का जो आविष्कार किसने किया है? तो हेनरी बेकुलर। ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो गामा किरणें का जो है खोजकर्ता कौन है, यानी कि आविष्कारक कौन है, या गामा किरणें का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर जो है किस किरण का आविष्कार किया? तो गामा किरणों का। इसका तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है? तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर के बीच होता है। ठीक, आवृत्ति परास कितना होता है? तो 10⁻20 से 10⁻18। अब गामा किरणें का उपयोग किस किस में होता है? तो गामा किरणें का जो उपयोग होता है वो नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। ध्यान देंगे, जो गामा किरणें का जो है उपयोग किया जाता है किसमें? तो नाभिकीय अभिक्रिया में तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स किरणें। तो एक्स किरणें का आविष्कार किसने किया था? तो W.C. रॉन्टगन। ध्यान देंगे, जो एक्स किरणें का आविष्कारक कौन है, यानी खोजकर्ता कौन है? तो W.C. रॉन्टगन। ठीक है, और इसका तरंग दैर्ध्य परास कितना है? तो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। आवृत्ति परास कितना है? तो 10⁻18 से 10⁻16। और एक्स किरणें का उपयोग किस में किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। ध्यान देंगे, जो एक्स किरणें का उपयोग किस में किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें का खोजकर्ता यानी आविष्कारक कौन है? तो पराबैंगनी खोज किरणें का जो आविष्कारक करता कौन है? तो जोहान रिटर। जोहान रिटर जो है वो किसने क्या किया था? तो पराबैंगनी किरणें का आविष्कार किया था, यानी खोज किया था। और तरंग दैर्ध्य परास कितना है? तो 10⁻8 मीटर से 10⁻6 मीटर तक। और आवृत्ति परास कितना है इसका? तो 10⁻16 से 10⁻14 तक। और पराबैंगनी किरणें का उपयोग किस में किया जाता है? तो सिंचाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में जो है पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य किरणें।
तो दृश्य किरणें का खोजकर्ता कौन है? तो न्यूटन। दृश्य किरणें का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? तो 3.9 गुणे 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आवृत्ति प्रकाश कितना है? तो 10⁻14 से 10⁻12। इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। ध्यान देंगे, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इनकी उपस्थिति से क्या करती है? तो कोई वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका हो गया अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण के आविष्कारक कौन है? तो विलियम हर्शेल। ध्यान देंगे, अवरक्त विकिरण का आविष्कारकर्ता कौन है? तो विलियम हर्शेल है। और इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? तो 7.8 गुणे 10⁻7 से 10⁻3 मीटर। आवृत्ति प्रकाश कितना है? तो 10⁻12 से 10⁻10। उपयोग कर किस में किया जाता है? अवरक्त विकिरण यहाँ दिया गया है। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त विकिरण का। लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे के खोजकर्ता कौन है? तो हेनरिक हर्टज। तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? तो 10⁻³ मीटर से 1 मीटर। और आवृत्ति प्रकाश कितना है? तो 10⁻10 से 10⁻8। और लघु रेडियो तरंगे का उपयोग किस में करते हैं? तो रेडियो में करते हैं, टेलीविजन में, रडार में और टेलीफोन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे का आविष्कारकर्ता कौन है? तो मार्कोनी है। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? 1 मीटर से 10⁻4 मीटर। और आवृत्ति प्रकाश कितना है? 10⁻6 से 10⁻4। और दीर्घ रेडियो तरंगे का उपयोग किस में करते हैं? तो रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में। ध्यान देंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे का उपयोग जो है वो रेडियो और उसमें जो है रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में करते हैं। ध्यान देंगे, ये दीर्घ रेडियो तरंगे का आविष्कारकर्ता कौन है? मार्कोनी है। और इसका उपयोग जो है रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंग जो है वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। आयन मंडल से क्या हो जाती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वायुमंडल के आयन मंडल से परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे को ओवन भी कहते हैं। तो बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों, जिसको हम माइक्रोवेव कहते हैं। तो ध्यान देंगे, बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका को ट्यूब भी कहते हैं। तो कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण यानी कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस में, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल डिवाइस में यानी एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, वो होता है आपका अवरक्त किरण का। कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहा है। जो कोबाल्ट 60 जो है वो किस में उपयोग करते हैं? विकिरण चिकित्सा में करते हैं। ध्यान देंगे, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण, गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक आपका होता है एंगस्ट्रॉम। ध्यान देंगे, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो समुद्र में जो डूबी हुई वस्तु होता है उसको पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। एक बार रिपीट कर देते हैं, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सोनार कहते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।